के तो यहाँ तक कर चुके थे हम लोग। हमको शद दर्शन हिंदू फिलॉसफी में शद दर्शन से स्टार्ट करना था, सांख्य दर्शन से। तो सांख्य दर्शन जो है इसके प्रोपाउंडर हैं कपिल मुनि। एंड देखो हिंदू फिलॉसफी में या कहीं भी फिलॉसफी में मेन क्वेश्चन इज़ अबाउट सम फ्यू बेसिक क्वेश्चंस लाइक इज़ देयर अ कॉन्सेप्ट लाइक रीबर्थ, इज़ देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, एंड ही वॉज ऑफ द बिलीव सांख्य वॉज ऑफ द बिलीव दैट सेल्फ नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। अब इसके बाद उसी प्रकार से कुछ जो अष्टांग योग है उसमें क्या क्या आते हैं, 8 प्रकार के योग। तो देखो ध्यान और धारणा तो आता ही है, ठीक है, ध्यान धारणा, और इसके बाद यम नियम, ये भी याद कर लो, ध्यान धारणा यम नियम। फिर आसन प्राणायाम, ये भी दो काफ़ी मतलब सिमिलर साउंडिंग है। तो यम नियम, ध्यान धारणा यम नियम, आसन योगा नहीं है इसमें, आसन प्राणायाम, और लास्ट में समाधि और प्रत्याहार। सो दीज आर द 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योग, ठीक है। तो ध्यान धारणा यम नियम, उसके बाद आसन प्राणायाम और समाधि और प्रत्याहार। नाउ जस्ट लाइक द 6 हिंदू दर्शंस, अनदर वन इज़ नव्य न्याय भी एक प्रकार का है जो मेन स्ट्रीम में नहीं आता है। दिस वॉज प्रोपाउंडेड बाय गणेश उपाध्याय ऑफ मिथिला रीजन। गणेश उपाध्याय ऑफ मिथिला रीजन ने एक अपनी अलग से फिलॉसफी निकाल ली थी, दैट इज़ कॉल्ड नव्य न्याय। वाइल द कोर 6 हिंदू फिलॉसफी इंक्लूड कपिल का जो अभी बता चुके, दैट इज सांख्य कपिल मुनि का, गौतमा का न्याय है, जमिनी का पूर्व मीमांस है, जामिनीज पूर्व मीमांस, एंड आचार्य ऑफ मीमांस बीइंग कुमारिल भट्टा, ठीक है। तो पूर्व मीमांस का तो जामिनी है, वेरएज आचार्य ऑफ मीमांस इज कुमारिल भट्टा। देन पूर्व मीमांस टेल्स अबाउट कर्मकांड, while उत्तर मीमांस टेल्स अबाउट ज्ञानखंड। तो मतलब अब देखो मीमांस हैज़ ऑलवेज बीन अ लिटिल कंट्रोवर्शियल इन द सेंस दैट उसमें जो पूर्व वाला सेक्शन है, पूर्व मीमांस, सो दैट टॉक्स अबाउट सम ऑफ द कंट्रोवर्शियल सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, दैट इज़ कर्मकांड, while जो उत्तर मीमांस है दैट टेल्स अबाउट द ज्ञानखंड। नाउ पूर्व मीमांस के वैसे प्रोपाउंडर थे जामिनी, और अगर हम लोग आचार्य ऑफ मीमांस, सिर्फ मीमांस की बात करें, सो दैट वाज कुमारिल भट्टा। नाउ पतंजलि का योग भी आता है हमारे शद दर्शन में। देन महर्षि का कन्नड़ा आता है, और कन्नड़ाज का वैशेषिका आता है, विच इज़ बेस्ड ऑन एटोमिज्म। सो कन्नड़ाज वैशेषिका विच इज़ बेस्ड ऑन एटोमिज्म। एंड नोट दैट लोकायुक्त, चरवाक एंड कपिलाका, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ आर 6 कोर हिंदू फिलॉसफीज, दीज आर समथिंग एल्स, ठीक है। रीजनल फिलॉसफीज हो सकती हैं बट हिंदू कोर शद दर्शन में नहीं आते हैं ये कपिलाका, लोकायुक्त या चरवाका, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जस्ट लाइक द 6 हिंदू दर्शन, नव्य न्याय या नव न्याय वॉज प्रोपाउंडेड बाय गणेश उपाध्याय ऑफ मिथिला रीजन। एंड वाइल द कोर 6 हिंदू फिलॉसफीज इंक्लूड्स कपिल्स सांख्य दर्शन, गौतमा's न्याय दर्शन, and Jamini's पूर्व मीमांस, and Acharya of Mimans being Kumaril Bhatta. Purv Mimans tells about Karm Kand, while Uttar Mimans tells about Gyan Kand. Then Patanjali योग है, कन्नड़ाज एटोमिज्म जैसे विशेषिका बोल रहे हैं, और देन लोकायत, चरवाक और कपिलाका, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आर 6 फिलॉसफीज। तो गौतमा का न्याय हो गया, जामिनीज का पूर्व मीमांस हो गया, कपिल मुनि का सांख्य हो गया, 3 ये हो गए, और पतंजलि का योग हो गया 4, और कन्नड़ा का वैशेषिका हो गया 5। छठा कौन सा है, एक कोई मिसिंग है, देख लेंगे। सो लोहनार, अब ये लोहनार कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये भी किससे जुड़ा है, ये भी वन ऑफ द लेसर नोन कॉपर मतलब इंस्क्रिप्शन वगैरह है। दिस इज़ रिलेटेड टू चालुक्यन किंग पुलकेशिन द सेकंड, ठीक है। देन द क्षत्रिय डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू पुरानाज हैड 3 सब डायनेस्टीज, मतलब क्षत्रिय तो बहुत ही ब्लैंकेट टर्म है, उसमें जो सब सेक्शंस होते हैं, जैसे एक चंद्रवंश हो गया, फिर सूर्यवंश हो गया, और एक अग्निवंश हो गया। द लोकेशन ऑफ चंद्रवंश वॉज इनिशियली इन प्रयाग बट इट वॉज लेटर टू शिफ्टेड टू झूसी। सो चंद्रवंश का इनिशियल लोकेशन प्रयागराज था, बाद में झूसी में शिफ्ट कर दिया था। नाउ द क्षत्रिय डायनेस्टी के ये 3 अकॉर्डिंग टू पुरानास 3 सब डायनेस्टीज कह सकते हैं या लीनियज कह सकते हैं। नाउ हर्षा शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज टू हेल्प हिज सिस्टर राजश्री
Harsha was defeated by Pulketion II in around 618 CE. अभी हम लोग लोहनार कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देख रहे थे, लोहनार कॉपर इंस्क्रिप्शन, तो दैट इज़ रिलेटेड टू चालुक्यन किंग पुलकेशिन II, और पुलकेशिन II was able to defeat Harsha, who shifted his capital from Thanesar to Kannauj just to rescue his sister Rajashri. So Harsha was defeated finally by Pulketion II around 618 CE. The 6 schools of ancient Indian philosophy are often referred to as darshanas and are classified into 2 categories, orthodox and heterodox. So orthodox को आस्तिक बोलते हैं और heterodox को नास्तिक बोलते हैं. तो जो 6 कोर हिंदू फिलॉसफी में आते हैं वो ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक कह सकते हैं, और अभी नास्तिक हम बाद में देखेंगे जो जिसमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म वगैरह चला जाएगा. द ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स आर दोज दैट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स. दीज स्कूल्स आर, फिर से बता रहे हैं, न्याय गौतमा का, वैशेषिका कन्नड़ा का, सामख्य कपिल मुनि का, योगा पतंजलि का, मीमांस जामिनी का, और वेदांत, ये वेदांत मुझे नहीं याद आ रहा है, रामकृष्ण. I'll have to check like who was the founder of Vedant philosophy. Now Nyaya is concerned with logical reasoning, aims to establish valid knowledge. ठीक है. Now Vaisheshika is a metaphysical school that focuses on the nature of reality and composition of matter. So nature of reality and composition of matter किससे जुड़ा है? वैशेषिका, that is atomism से. Now Samkhya believes in the existence of 2 fundamental entities, Purush and Prakriti, that is consciousness and matter. Consciousness and matter, that is basically Samkhya, and explores the relationship between the two. So that is Samkhya, Kapil Muni's Samkhya. Now yoga is a practical and spiritual discipline that seeks to attain union with the ultimate reality. तो योग हो गया पतंजलि का. Then Mimams is concerned with the interpretation of the Vedas and the proper performance of Vedic rituals. अब मैंने बताया था इसमें एक पूर्व होता है और एक उत्तर होता है. पूर्व वाला जो है कर्म कांड से है, उत्तर वाला ज्ञान कांड से है. Then Vedant is a school that focuses on the study of interpretation of Upanishads. ठीक है. Vedant is everything about Upanishads, the philosophical texts that form the basis of Hinduism. So Upanishads are basically the most important or most revered, respected and followed when it comes to the core basic principles of Hindu belief systems. Then Upanishads are at the top. Then heterodox school of फिलॉसफी में फिर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जाएगा. दीज स्कूल रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास. मेन पॉइंट यही है कि वेदर यू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास और नॉट, एंड ऑफर देयर अल्टरनेटिव philosophical frameworks. Jainism emphasizes the importance of non-violence, asceticism and the pursuit of spiritual liberation. Buddhism teaches that suffering is inherent in life and that path to liberation involves cultivation of wisdom, ethical conduct and meditation. ठीक है. तो थोड़ा सा फ़र्क बस यही है कि non-violence, asceticism and the pursuit of spiritual liberation, that was Jainism. Jainism was more towards the side of non-violence and don't harm others and asceticism, whereas Buddhism was about the inherent suffering which cannot be avoided in life, and that the knowledge about that itself brings some sort of liberation, and coupled with ethical conduct and meditation. So that is all about Buddhism. Then while Huon Tsang came to India through Gansu or Hexi Pass and then Kashmir, so Itzing came through the Strait of Malacca and the Bay of Bengal. Now Strait of Malacca तो कहाँ, वहाँ जावा, सुमात्रा, सिंगापुर के पास पड़ता है, मलेशिया, मलाय रीजन के पास. ठीक है. तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास से कौन आया था? साउथ ईस्ट एशिया रीजन से कौन आया था? इट्सिंग आया था, जबकि नॉर्थ ईस्ट रीजन से ह्यून सैंग आया था. नाउ दैट्स द बेसिक डिफरेंस. हेक्सी पास से ह्यून सैंग आया था. इट्सिंग तो साउथ ईस्ट एशिया, मलाक्का से होते हुए बे ऑफ बंगाल से होते हुए फिर आया था. अकॉर्डिंग टू ह्यून सैंग, द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर नॉट फुली इम्यून फ्रॉम रॉबरीज. अब इस पर पता नहीं कितनी बार सवाल बन चुके हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस में कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो रॉबरीज तो होंगी ना, थोड़ा बहुत तो कहीं तो होगी. तो दैट इज़ व्हाट वाज मेंशन्ड बाय ह्यून सैंग, बिकॉज आई थिंक ही हिमसेल्फ वाज while traveling somewhere in India, he was himself robbed. So painful punishments, tradesmen were charged duties. He also told about that how there were very harsh punishments for robberies and thieves. Tradesmen were charged tax. Mathura was famous for cotton textiles, and मथुरा वाले रीजन में जो सटाका नाम की कोई टेक्सटाइल बहुत फेमस थी in this period. Now silk was called as Kausheya. This is another very important fact. Silk was called as Kausheya in this period. Now Huon Tsang arrived in the Nalanda University in 637.
637 and he had left China in 629 CE. So वो नालंदा पहुँचे थे, but the more important fact is that he left China in 629 and he reached Nalanda in 637. Then he wrote Si Yuki, that's a book written by Hyun Sang. While Tsing came a little later, 671 CE, and Chinese travelers termed India as Yin Tu or Tian Tu, while Fa Hien came way back in, not way back, but a little 150 years even before, during the Chandragupta II, that is who adopted the title of Vikramaditya, right? So that was Fa Hien came during his tenure. So अभी तीनों क्लियर हो गया. 629 CE में चला था चाइना से ह्यून सैंग और 637 में नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंच गया था. देन इट्सिंग came from the Southeast Asian Malacca Strait and then Bay of Bengal, or he came in 671 CE, while this person called Fa Hien came in 399 CE during the Chandragupta II. Then Nalanda is located in Badgaon in Bihar. So Badgaon region is mentioned, is a place in Bihar. And Kumaragupta was the first to give donations to Nalanda, followed by Buddhagupta, Tathagatgupta and Baladitya. तो अगर पूछे मतलब कि इनमें से कौन डोनेशंस दिए थे नालंदा यूनिवर्सिटी के डेवलप करने के लिए, तो कुमारगुप्त तो पहले थे, हालांकि इनके नाम भी इम्पॉर्टेंट है. बलादित्य, बुद्धगुप्त, बलादित्य एंड तथागत गुप्त. In the post-Gupta period, relevance of business center shifted from Ujjain to Kannauj. ये बहुत अच्छा observation है. And Harsha made it the capital. So Kannauj was located on the banks of river Ganga and Jamuna. It became a bone of contention between the Palas, Pratiharas and Rashtrakuts. ठीक है, तो कैसे कन्नौज से फिर शिफ्ट हुआ था, उज्जैन से शिफ्ट हुआ था कन्नौज. सो बिजनेस सेंटर शिफ्टेड फ्रॉम उज्जैन टू कन्नौज एज हर्षा मेड इट द कैपिटल. मैंने बताया ना, हर्षा की कैपिटल थानेसर से कन्नौज वो शिफ्ट किया था, तो फिर कन्नौज का ज़्यादा प्रोमिनेंस हो गया था कंपेयर टू उज्जैन. नाउ टॉकिंग अबाउट अशोका, सो ही हैड 3 कैपिटल्स. द नॉर्दर्न प्रोविंसेस कैपिटल तक्षशिला थी, वेयर एज वेस्टर्न में उज्जैन था. अब देखो, अशोका बिलोंग्स टू द मौर्यन एम्पायर एंड हाउ the western capital was Ujjain, and then by the time we reached Harsha, the capital was shifted to Kannauj. That is what I was saying. Then तो western में उज्जैन capital है, northern में तक्षशिला है, और eastern में तोसाली capital है. Now these are the capitals which were demarcated by the Mauryan Empire. Ahat coins are nothing but punch marked coins made of silver. So silver यहाँ पे important है, याद रखना. So silver are the earliest extant coins in India. The Hathi Gumfa inscription states Mahapadmananda won Kalinga, and so the Hathi Gumfa inscription states that Mahapadmananda won Kalinga and took away the statue of Jinsena and also built a canal in Kalinga. I'll tell that once again. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं? हाथी गुम्फा वही है ना, चेदी डायनेस्टी, खारवेल, महामेघवाहन. So he used to this Chedi Mahamegh dynasty actually was localized to the Odisha region, that is Kalinga region. तो वहाँ पे जो भी बैटल्स वगैरह होंगी वहाँ पे, तो उसके बारे में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली लिखा रहेगा. सो इवन बिफोर दिस Mahapadmananda was a ruler, I think before even the Mauryan rose to prominence. So Mahapadmananda had initially won, और अब इन्होंने कभी कोई लड़ाई की होगी कलिंगा से, और लड़के जीतने के बाद ये कलिंगा से जिन सेना, वहाँ की कोई लोकल डेटी होंगे जिन सेना, तो उनकी स्टैचू उठा के और ये चुरा लिए थे महापद्मनंदा. सो महापद्मनंदा वन द कलिंगा एंड टुक अवे द स्टैचू ऑफ जिन सेना एंड ऑल्सो बिल्ट अ कनाल. हाउएवर एक अच्छा काम किया था कि बिल्ट अ कनाल इन कलिंगा. फिर मत्स्य, ये राजस्थान में जनपद का नाम पड़ता है जिसकी कैपिटल विराटनगर है, विराटनगर. देन अवंती की कैपिटल, नॉट कैपिटल, आई थिंक दिस पैराग्राफ इज़ ऑल अबाउट लाइक इसका करस्पॉन्डिंग मॉडर्न डे रीजन कौन सा पड़ेगा. तो मत्स्य वाला इलाका राजस्थान वाला है, और अवंती तो मालवा वाला इलाका है आज के डेट में, और जिसमें नॉर्दर्न अवंती की कैपिटल उज्जैन थी और सदर्न अवंती की कैपिटल महिषमाती थी. नाउ वत्स, इसकी मेरे ख्याल से मॉडर्न इलाहाबाद एंड बांदा वाला रीजन है जिसकी कैपिटल कौशाम्बी है. तो वत्सा की कैपिटल कौशाम्बी है, और ये इलाहाबाद, एक्चुअली हम तो यहाँ जा चुके हैं फिज़िकली, तो ये हमको पता है. अंग की बात करें तो ये वही बिहार भागलपुर वाला है आज का, और ये कैपिटल चंपा है. ठीक है. दैन द सिटी ऑफ विराटनगर ऑफ मत्स्य इज़ मेंशन्ड इन द महाभारत. ठीक है, इसके बारे में ज़रूरी हो जाता है.
मत्स्य के बारे में महाभारत में अलग से लिखा हुआ है. देन द पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाय उदयन हु वॉज द फादर ऑफ अजातशत्रु. तो पाटलिपुत्र की was founded by Udayin, who was the father of Ajatashatru. The city lied in the confluence of Ganga and Son. ठीक है. Now the third Buddhist council and first Jain council occurred here. Where? Patliputra. ठीक है. So Patliputra was founded by Udayin first of all, who was the father of Ajatashatru, and the other fact is that this Patliputra lies between the two rivers, that is Ganga and Son. And Patliputra में third Buddhist council and the first Jain council occurred. ठीक है. तो पहली जैन काउंसिल भी पाटलिपुत्र में हुई थी. ठीक है. अब इसके बाद द रूलर ऑफ पाटलिपुत्र उदयन लव्ड वसावदत्त. अब ये होंगी कोई प्रिंसेस. ठीक है. द डॉटर ऑफ प्रद्योत ऑफ अवंती. ठीक है. डॉटर ऑफ अवंती जनपद. देन ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन उज्जैन. सो ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन उज्जैन एंड भाष्य रोट स्वप्न वसावदत्त on this basically love story. Then Haryankar dynasty founder was Bimbisara, who married daughter of Chetak. Chetak was a Lichavi republic prince. So Bimbisara married Chetak. He was the founder of Haryankar dynasty, and Bimbisara had also sent Jivak to Avanti for medical services. Talking of republics, तो ये एक याद रखो, जैसे हरियाणका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसार, who married the princes of Lichavi, who married the princes of Lichavi. ठीक है. who married the princes of Lichavi and maintained cordial diplomatic relations with Pradyot of Avanti by sending Jivak for rendering his medical services. Now रिपब्लिक्स के बारे में बताएं तो शाक्याज ये कपिलावस्तु वाले इलाके में है. Now भग्गा वाज अ रिपब्लिक. ये इसकी मेरे ख्याल से कैपिटल सुमसुमगिरी थी. देन बुल्ली की कैपिटल अलकप्पा थी, और कलाम की कैपिटल थी केसापुट्टा, और कोलिया की कैपिटल थी रामगमा. मल्लास की थी पावा या कुसिनारा. मोरिया की थी पिपलावन, और लिच्छवी की थी वैशाली, और विदेहा ऑफ मिथिला. सो यू कैन सी दैट दीज आर द रिपब्लिक्स. सो इसमें रामगमा इज एसोसिएटेड विद कोलिया, मोरिया इज एसोसिएटेड विद पिपलावन, और लिच्छवी वैशाली तो हमको पता है. तो लिच्छवी वैशाली हो गया, मोरिया पिपलावन हो गया, मल्लाज ऑफ पावा या कुसिनारा हो गया, वो भी पता है. रामगम किसका हो गया? रामगम कहाँ गया यार? कोलिया का हो गया रामगम. और शाक्यास का तो कपिलावस्तु ऑलरेडी पता है. नाउ भग्गा का सुमसुमगिरी है. भग्गा सुमसुमगिरी, बुल्ली अलकप्पा. सो और कलाम का केशपुत्र. सो कलाम का केशपुत्र, बुल्ली अलकप्पा, भग्गा सुमसुमगिरी, बुल्ली अलकप्पा, कलाम का केशपुत्र, शाक्यास का कपिलवस्तु, कोलिया का रामगमा. नाउ मल्लाज ऑफ पावा एंड कुसिनारा, मोरिया ऑफ पिपलावन, लिच्छवी ऑफ वैशाली, एंड विदेहा ऑफ मिथिला. ठीक है. नाउ टू एंशिएंट टेक्स्ट्स विच मेंशन ऑल द 16 महाजनपद्स आर अंगुतार निकाय एंड भगवती सूत्र. ये दो ऐसी एंशिएंट टेक्स्ट हैं. देखो, मत्स्य के बारे में किसमें? महाभारत में लिखा था, और महाजनपद्स के बारे में किस में लिखा था? ये भगवती सूत्र एज वेल एज अंगुतार निकाय में. ठीक है. आई विल टेक अ ब्रेक. तो ये बता चुके थे कि कोलिया का रामगमा है, रामगढ़ है. कोलिया का रामगम है. और ये देशपूत किसका है? मल्लास का तो पावा कुसिनारा है. बुल्ली का अलकप्पा. भग्गा का सुमसुमगिरी है. कलाम का केशपुत्ता. विदेहा का मिथिला है. एंड विच टू टेक्स्ट्स आर देयर, जिसमें कि सारे 16 महाजनपद के बारे में बात की है. तो अंगुतार निकाय तो एक है ही, और भगवती सूत्रा भी हो जाएगा. ठीक है. फिर कोलिया काउंसिल जो मैंने अभी बताया रिपब्लिक, यहाँ पे एक गण परिषद नामक संस्था रहती थी. और कोलिया के एक प्रकार के काउंसिल को हम लोग गण परिषद बोलते थे. दैट वाज द नेम ऑफ द काउंसिल इन कोलिया. और मल्ला में काउंसिल का नाम क्या था? नवरत्न. ठीक है. देन लिच्छवी का सप्तपर्णी था. लिच्छवी के गण परिषद या काउंसिल का नाम था सप्तपर्णी. तो ये 3 नाम और याद रखना है. लिच्छवी के काउंसिल का नाम था सप्तपर्णी, कोलिया का था गण परिषद, और मल्ला के काउंसिल का नाम क्या था? नवरत्न. देन अहिचत्र, ये नॉर्दर्न पंचला. अहिचत्र वॉज नॉर्दर्न पंचला एंड काम्पिल्या वॉज द सदर्न पंचला. ठीक है.
So this is clear. While Kuru's capital was Indraprastha. Just hold on. Okay, so ये क्या है? कुरु की कैपिटल क्या थी? कुरु की कैपिटल तो इंद्रप्रस्थ थी, और छेदी दैट इज़ द बुंदेलखंड ये छेदी वाला इलाका बुंदेलखंड वाला इलाका है, ठीक है, और इसकी कैपिटल थी सुक्तिमाती. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू अंगुतार निकाय एंड भगवती सूत्र, असक्का जो था और अश्माका, दिस वॉज लोकेटेड बिटवीन द रिवर गोदावरी एंड नर्मदा. तो ये दो नदियों का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि गंगा और सोन के बीच कौन सा था? आई थिंक दैट वाज गंगा और सोन के बीच कौन सा था जनपद? कहीं तो ऊपर देखे थे. दैट वाज आई थिंक द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है, गंगा और सोन के बीच. उसी प्रकार से असक्का, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट सदर्न लोकेटेड महाजनपद, एंड इट वाज लोकेटेड बिटवीन द रिवर्स गोदावरी एंड नर्मदा, एंड इट्स कैपिटल वाज पैथन और प्रतिष्ठान और पोटाली, ठीक है, पैठन और पोटाली या प्रतिष्ठान भी ठीक है. नाउ द शेप ऑफ श्रावस्ती वॉज क्रिसेंटिक, श्रावस्ती का शेप क्रिसेंटिक था, एंड द पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड टिल मालवा बाय सिसुनाग. सिसुनाग का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? ये मगध से लेकर मालवा तक चले गए थे, इतना याद रखो बस. देन काल्पी वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना. काल्पी वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अयोध्या सरयू के नदी के किनारे है, वैसे काल्पी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. एंड कर्नाटा डायनेस्टी भी एक है जो कि न्यायादेव के द्वारा फाउंड की गई थी, विच इज़ कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला. अभी हमने ऊपर एक गणेश करके कोई किंग थे मिथिला के, उन्होंने नव न्याय नाम का फिलॉसफी निकाला था वहाँ पे. ही वॉज द फाउंडर ऑफ दैट स्कूल ऑफ थॉट. उसी प्रकार से तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम मिथिलाज परस्पेक्टिव. दैन कर्नाटका वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लेसर नोन डायनेस्टीज ऑफ मिथिला, जिसके एक नान्य देव थे. नाउ द रूल अंडर हिज रूल इट इज़ द मिथिला वेंट अंडर अ गोल्डन पीरियड, ठीक है, नान्य देव ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी 12th century CE. देन धनानंद वॉज द लास्ट रूलर हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है, नंदा डायनेस्टी में आखिरी धनानंद थे और उनके समय अलेक्जेंडर कंटेम्प्रेरी हो गए थे. देन भद्रसाल वॉज हिज कमांडर. धनानंद के कमांडर का नाम भद्रसाल था. एंड अलेक्जेंडर केम इन 327 एंड कैंपेन्ड फॉर 2 years, आफ्टर विच ही रिटर्न्ड. ही वॉज नॉट डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. तो ये एक पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो. चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी अलेक्जेंडर को हराया नहीं था. ही हिमसेल्फ वेंट अवे. सो अलेक्जेंडर केम इन 327 BCE एंड कैंपेन्ड फॉर 2 years, out of which he returned, and he was not defeated by Chandragupta Maurya. Ashvaka was a frontier republic at the time of Alexander's invasion. नॉर्थ वेस्ट से आया था अलेक्जेंडर, तो वहाँ पे एक हमारा महाजनपद या छोटा जनपद कह सकते हो, दैट उसका नाम अश्वाका था. इट वॉज अ फ्रंटियर रिपब्लिक एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, हुज कैपिटल वॉज मसागा. Now according to Greek writers, the women had taken up arms against Alexander as men were killed, and Dimachus was an ambassador sent to Bindusara by King Antiochus. तो इस लाइन को बिल्कुल रट लो, इस पे बहुत बार सवाल आ चुका है. Dimachus was the ambassador which was sent by King Antiochus to the court of Bindusara. Alright, अब हम विलियम जोन से देखते हैं अगले लेक्चर में. ओके, सो Dimachus के बारे में देखने के बाद, so Dimachus was an ambassador sent by the King Antiochus to the court of Bindusara. Okay, now there's this person called William Jones. William Jones, he first recognized Sandrocotus as Chandragupta Maurya, जो सबसे प्रथम वाले आए थे, तो उनको सैंड्रोकोटस बोलते थे. जबकि मेरे ख्याल से बिंदुसार को अमित्र घाट या अमिट्रोक्वेटिस बोलते थे, ठीक है. तो सैंड्रोकोटस was Chandragupta Maurya, and the name Sandrocotus associated with Chandragupta Maurya. Who did this? ये काम किया था विलियम जोन्स ने. However, it was a Greek writer who termed Chandragupta as Sandrocotus, जस्टिन ने. तो दोनों का नाम याद रख लो. एक तो विलियम जोन्स, क्योंकि जस्टिन इज़ वे ओल्डर दैन विलियम जोन्स, तो पहले जस्टिन नहीं किया होगा और बाद में विलियम जोन्स आए, तो ठीक है. बट दोनों का याद कर लो, जस्टिन या फिर विलियम जोन्स. देन सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करें तो इसमें जो अर्थशास्त्र में सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट है, उसमें देखो स्वामी है, अमत्य है, जनपद है, दुर्ग है, नॉट दुर्ग. कोस बाल मित्र, कोस बाल बल और मित्र, कोस बल और मित्र. बल मतलब वो एग्रेशन करना है, मित्र मतलब डिप्लोमेसी, कोस मतलब ट्रेजरी, दुर्ग मतलब फोर्ट, जनपद मतलब नाम सही पता चल रहा है, अमत्य मतलब मेरे ख्याल से अमत्य द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर द किंग हिमसेल्फ, और किंग हिमसेल्फ स्वामी हो गया.
तो these are the seven limbs of any state that was given by Kautilya in his अर्थशास्त्र सप्तांग theory of state. तो कोस, बल, मित्र ये आखिरी के 3 है, अमत्य और स्वामिन अमत्य और फिर दुर्ग जनपद, ये 7 limbs of an state according to Kautilya. Then the archaeological remains of Mauryan Empire was discovered by D.B. Spooner in Bulandi Bagh and Kumrahar नियर पटना. तो ये दोनों जो जगहों के नाम हैं, बुलंदी बाग एज वेल एज कुमराहर, पहले तो ये याद रखो कि दीज आर नियर पटना. फिर दूसरा फैक्ट ये है कि दीज 2 प्लेसेस आर रिलेटेड टू मौर्यन एक्सकवेशन, मतलब मौर्यन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं. और किसने खोजा था? D.B. स्पूनर नाम के व्यक्ति ने खोजा था, या सिर्फ स्पूनर भी याद कर लो. सो द स्पूनर हैड डिस्कवर्ड द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ मौर्यन एम्पायर इन बुलंदी बाग एंड कुमराहर नियर पटना. Now the first king to conquer Western India plus Deccan, जो कि मालवा वाला इलाका है, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब इन सामूहिक रूप से पूरा वेस्टर्न इंडिया, फिर डेक्कन, पूरा डेक्कन इंडिया, फिर मालवा वाला इलाका, गुजरात एज वेल एज महाराष्ट्र. तो इट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य. दिस वॉज मेड एविडेंट इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन. ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में सबसे पहले वाले जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको हम सैंड्रोकॉर्टस भी बोलते हैं, विलियम जोन्स और जस्टिन के द्वारा, उन्होंने पूरा वेस्टर्न इंडिया, पूरा डेक्कन, महाराष्ट्र, गुजरात वाला इलाका कैप्चर किया था. एंड दिस इज़ वेरी एविडेंट इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन. ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस इन 305 BCE, बट माइंड यू ही नेवर डिफीटेड अलेक्जेंडर 327 बाद में आया था, 327 BCE. एक्चुअली नॉट 327 इज़ ओल्डर दैन 305. BCE में उल्टा चलता है ना, तो मतलब अलेक्जेंडर पहले आया था, बाद में सेल्यूकस आया. अलेक्जेंडर तो खुद ही चला गया छोड़ के, सेल्यूकस नहीं गया, लड़ लिया चंद्रगुप्त मौर्य से, लेकिन हार गया. ठीक है, नाउ इट वाज द मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 2 आउट ऑफ द टोटल 14 टोटल एडिक्ट्स ऑफ अशोका. जो रॉक एडिक्ट नंबर 2 है, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 2 दैट मेंशन्ड द साउथ इंडियन किंगडम्स. तो ये बहुत, इस पर डायरेक्ट सवाल बन सकता है कई बार. अशोका हैड ऑल्सो बिल्ट गार्डन्स एंड हॉस्पिटल्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ राज धर्म बेस्ड ऑन लॉन्गैनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन वाज मेड बाय अशोका. तो अशोका ने भी अपना एक कोशिश की थी कि एक अपना नया रिलीजन निकाला जाए कॉल्ड राजधर्म, जो कि 4 चीज़ों पर डिपेंड करता था. लॉन्गैनिमिटी या लॉन्जिविटी भी कर लो तो ठीक ही है. लॉन्गैनिमिटी, लिबर्टी, कंपैशन, 3 थे, 3 नॉट 4. तो लॉन्गैनिमिटी, लिबर्टी एज वेल एज कंपैशन, दीज वर द 3 पिलर्स ऑन विच he based his new religion called Rajdharm. Then Deepvams and Mahavams, these texts tell about the third Buddhist council presided by Mogaliput in Patliputra. Only Ashoka and his grandson Dasrath followed Buddhism in the entire Mauryan history. Sarthava, these were the convoys of merchants. So Sarthava, I think during Mauryan Empire or Mauryan age, Sarthava denoted the merchants, nomadic merchants. ठीक है, convoys of merchants मतलब herd of merchants, group of merchants if you might. ठीक है, सार्थावा. देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हम बता चुके हैं, वहीं हुई थी जहाँ फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी. एंड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रिसाइडेड बाय मोगालीपुट टिस्सा. ठीक है, एंड जो पूरे मौर्यन लीनिएज में केवल अशोका था जो बुद्धिज़्म को अपनाया था, और अशोका का ग्रैंडसन था दशरथ. ठीक है, जो बुद्धिज़्म को अपनाया था. बाकी और कोई नहीं अपनाया था, केवल अशोका और दशरथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज फिर बाद में क्वेश्चन आता है, फिर आजीविका भी आ जाता है ऑप्शन में. ठीक है, आजीविका मेरे ख्याल से कोई और अपनाया था. चंद्रगुप्त मौर्य शायद आजीविका अपनाए थे, एंड बिंदुसार कोई और अपनाए थे. आई विल कन्फर्म दैट, बट द इम्पॉर्टेंट इज़ दैट बुद्धिज़्म वॉज अडॉप्टेड ओनली बाय अशोका एंड दशरथ. ठीक है, फिर राजुकाज वर हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और द रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. राजुका एज वेल एज युक्ताज वर हाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स. ठीक है, तो राजुका रूरल में वही सेम पद संभाल रहे थे जो युक्ताज जो मतलब अर्बन में संभाल रहे थे, हायर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो राजुकाज एंड युक्ताज कलेक्टिवली दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ हाई रैंक. देन उनके पास जुडिशल पावर्स भी थी. ठीक है, देन प्रादेशिका की बात करें तो वर द टॉप डिविजनल ऑफिसर्स. ठीक है, Pradeshika were the top divisional officers, and Mauryans had set up autonomous elected panchayats for village administration. Again, a kind of mechanism very similar to Chola administration. Autonomous elected panchayats
विच वर लाइक विलेज कमिटीज़, ठीक है। तो अगेन अ फीचर वेरी सिमिलर टू द चोला एम्पायर। तो मौर्य और चोला में देखो ये कॉमनैलिटी मिल गई, इलेक्टेड थे ये, ठीक है, इलेक्टेड विलेज पंचायत्स जो कि ऑटोनमस होते थे, मौर्यन एम्पायर में होते थे। नाउ द टाउन वाज अंडर नगरक और पुरुमुख्य। द टाउन वाज पुट अंडर पुरुमुख्य या नगरक, एंड मेगास्थनीज हैज़ रेफर्ड टू 6 कमिटीज़ ऑफ 5 members ईच एज म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के लिए एक अलग व्यवस्था बना दी गई थी, वहाँ पे 6 कमिटी थी और प्रत्येक कमिटी में 5 members थे, ठीक है, पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ वॉज ऑल्सो क्लोजली डन। अर्थशास्त्र मेंशंस 2 types ऑफ कोर्ट्स। एक तो धर्म महामात्रा जो कि मेरे ख्याल से सिविल कोर्ट्स थे, और कंटक शोधना जो कि क्रिमिनल कोर्ट्स थे, ठीक है। फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़ ये समहर्तरा थे। तो अब जैसे पौटवा अध्यक्ष है तो दिस ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। पाण्य अध्यक्ष है, सो पाण्य अध्यक्ष दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमर्स डिपार्टमेंट। सीता अध्यक्ष है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। सूना अध्यक्ष है, सूना SUNA, इन चार्ज ऑफ स्लॉटर हाउसेस। नाउ दिस इज समथिंग विच आई कैन फॉरगेट। तो सीता अध्यक्ष ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, पान्य ये कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया, और पौटवा ये वेट्स एंड मेजर्स का हो गया। और पनको दकासन निरोधे दिस वॉज द पेनाल्टी फॉर स्लशिंग द रोड्स, ठीक है। रोड्स पे गीला कचरा फैलाने पे पेनाल्टी लगती थी, उसको पनको दकाशन निरोधे ये बोलते थे। नाउ अर्थशास्त्र अलाउज डिवोर्स टू अ वाइफ deserted by her husband. Divorces were prevalent during the modern period. So this is another very good observation that divorces were prevalent during the modern period, as well as Arthashastra allows divorce for a man who was cheated by her wife. Wife had rights of divorce as well if the husband was going out for very long or he got handicapped. Similarly, husband had the right to divorce if the woman was barren or adulteress, ठीक है। More on social laws, while Indica talked more on administration and divided the Mauryan society into 7 varnas. तो ये अब देखो जो अर्थशास्त्र है ना, मतलब उसमें सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है, वो एक सेक्शन दिया है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अर्थशास्त्र टॉक्स मोर ऑफ द सोशल लॉज, वेयर एज मैगास्थनीज का इंडिका जो है दैट टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें मौर्यन सोसाइटी को 7 वर्नाज में ये बांट दिए थे इंडिका किताब में। And there was no slavery in India according to him, according to Megasthenes. Also, tax evasion was punished with death. So you can imagine how harsh the punishments were during the Mauryan Empire. Tax evasion was punished with death, and there was no slavery in India. So this was very important point. तो मौर्य के समय कोई स्लेवरी नहीं थी, और मेगास्थनीज ने 7 वर्ण में बांटा था। Then Antpal, he looked after the border forts, and Agronomoi, he was sort of a all-in-one man, like he was also in charge of revenue, then judicial in charge, then irrigation, then construction of roads. तो इसमें से कोई भी आएगा तो वहाँ पे अग्रोनोमी लग जाएगा। बट अब चूंकि रेवेन्यू एंड जुडिशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, तो अगर ऑप्शन में रेवेन्यू आए या जुडिशियल आए तो अग्रोनोमी विल बी द राइट आंसर। सार्थवा तो नोमैडिक हर्डर्स ट्रेडर्स थे बेसिकली, और पनको दकासन निरोधे बता चुका मैं, पौटवा बता चुका, समहर्तरा फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़ समहर्तरा था। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन समहर्तरा एंड अग्रोनोमई, ठीक है, हालांकि दोनों रेवेन्यू का काम करते हैं। अब ये धर्म महामात्रा ये सिविल कोर्ट्स थे और कंटक शोधना क्रिमिनल कोर्ट्स थे। पौटवा अध्यक्ष वेट्स एंड मेजर्स, पानी अध्यक्ष ये कॉमर्स डिपार्टमेंट, सीता अध्यक्ष ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, सूना अध्यक्ष ये स्लॉटर हाउसेज, पनको दकासन निरोधे ये पेनाल्टी फॉर स्लशिंग आउट द रोड्स, and Rajukas were rural administrative officials, and Yuktas were high district administrative officers with judicial powers as well. Pradeshikas were the top divisional officers, and Mauryas had, अच्छा एक चीज़ और, Mauryan administration was quite centralized. Mauryas had set up autonomous elected panchayats for the village administration, and the town was put under Nagarak, and Megasthenes had referred to 6 committees of 5 members each for Patliputra, जिसमें कि एक कमिटी थी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ करने वाली भी एक कमिटी थी, ठीक है। फिर ये बता चुके कि 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र प्रिसाइडेड बाय मोगालीपुत्र टिस्सा, एंड दीप वंश एंड महावंश टेल अबाउट द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ अशोका एंड दशरथ वर द ओनली 2 रूलर्स फ्रॉम मौर्यन एज टू अडॉप्ट बुद्धिज्म। देन इट वॉज द मेजर रॉक एडिक्ट नंबर्ड 2nd out of the total 14 rock edicts of Ashoka that mentioned the South Indian kingdoms. Ashoka had also built gardens and hospitals.
the concept of Raj Dharma was propounded by Ashoka, which was based on longanimity, liberty, and compassion by Ashoka. Then Junagadh inscription tells about how Chandragupta Maurya captured the entire Western India and Gujarat, Maharashtra, मतलब सौराष्ट्र वाला इलाका, as well as Malwa and Deccan. Then archaeological remains of Mauryan Empire was discovered by Spooner. सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट बता चुके, तो इसमें कोस, बल, मित्रा ये आखिर के 3 हैं, और दुर्ग, जनपद, अमत्य और स्वामी. फिर चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉटस किसने बोला? विलियम जॉनसन जस्टिन ने बोला. और डिमाकस वॉज एन एम्बेसडर सेंट टू बिंदुसारा बाय किंग एंटियोकस. ऑल्सो दैट यहाँ पे देखो एक पॉइंट है कि अलेक्जेंडर केम इन 327 एंड धनानंद वॉज द लास्ट रूलर हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर एंड भद्रशाल वॉज धनानंद्स कमांडर. ठीक है. Alexander came in 327 but he returned after 2 years and he never defeated Chandragupta Maurya. Ashvaka was the frontier republic at the time of Alexander's invasion whose capital was Masagga. तो ये एक पॉइंट भूल रहा है. Ashvaka was the frontier republic at the time of Alexander's invasion whose capital was Masagga. तो ये थोड़ा रिविजन हो गया. आगे देखते हैं. अब ये सीता हम बता चुके हैं. रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड, तो भाग और बाली ये हम जानते हैं. भाग is like a share and Bali is tax, usually 1/6. Then शुल्क अध्यक्ष collected trade and services tax को हम लोग शुल्क अध्यक्ष बोलते हैं. उसका इंचार्ज है शुल्क अध्यक्ष. अकरा अध्यक्ष ये controlled the mines. अकरा अध्यक्ष एंड मौर्यन प्रोविंसेस की अगर बात करें तो ये एक उत्तर पथ था, दक्षिण पथ था, प्रच्य पथ था, कलिंग था और अवंती पथ था. तो 5 आपको याद रखना है, 5. अब ये तोसाली वाले रीजन को जो ईस्ट में पड़ता है, जो बाद में उस अशोका ने निकाला था. सो उत्तर पथ, दक्षिण पथ, फिर एक अवंती तो इम्पॉर्टेंट था ही जो उज्जैन के पास. उत्तर पथ, दक्षिण पथ, अवंती, बाद में कलिंगा और एक तोसाली या प्रच्यपथ भी बोलते हैं. ठीक है. अब ये इनका आर्किटेक्चर वगैरह से हम देखते हैं. ठीक है. सो अब ये देखो, ये पेज कंप्लीट कर देते हैं. सो ये चुनार सैंडस्टोन है. दिस वाज हेविली यूज्ड इन द मौर्यन आर्किटेक्चर्स. And Chandragupta Maurya built dam on Sudarshan Lake. Ashoka made canals from it. At around 150 CE, Junagadh inscription was written with these information. Also, Rudra Daman repaired the same lake. तो I think Junagadh inscription was commissioned by Rudra Daman, और उसने इस inscription पे ये कौन सा लेक है यार, सुदर्शन लेक के रिपेयर का काम बाय चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बनवाया था, और रुद्र दामन ने उसको रिपेयर करवाया और इस इंस्क्रिप्शन में छपवा दिया. यही बात कब लिखवाया था? 150 CE के आसपास लिखवाया था. चुनार सैंडस्टोन was heavily used in the Mauryan architectural buildings etc. Now Brihadrat was ended by Pushyamitra Shunga in 184 BCE. Then Dev Bhuti was ended by Vasudev Kanav. Now I think Dev Bhuti was the from Shunga dynasty. फिर काणव आए, काणवाज, एंड सुशर्मा was defeated by Simuk. तो अब ये सुशर्मा मेरे ख्याल से काणव्स के लास्ट रूलर थे. चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस बोलते हैं और बिंदुसारा को अमिट्रोगेट्स. एंड द फॉरेन इन्वेडर्स ड्यूरिंग मौर्यन टाइम्स वर कंसिडर्ड एज फॉलन क्षत्रियस. फॉरेन इन्वेडर्स ड्यूरिंग मौर्यन टाइम्स को हम लोग क्या, फॉलन क्षत्रियस बोलते हैं. तो ये एक सीक्वेंस याद कर लो कि बृहद्रथ को हराया पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग को हराया देवभूति बृहद्रथ को हराया पुष्यमित्र शुंग ने, और फिर शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे देवभूति. देवभूति को हरा दिया वासुदेव काणव ने. और फिर सुशर्म जो कि काणव डायनेस्टी के लास्ट थे, उसको हराया सिमुक ने. सिमुक. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी. तो अब पेज नंबर 46 से ये नालंदा से हम अगले लेक्चर में देखते हैं. अब ये कर रहे हैं, वाइल नालंदा वॉज इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर ड्यूरिंग द गुप्ताज, मॉडर्न एज में तक्षशिला का ज़्यादा प्रोमिनेंस था. ठीक है. सो नालंदा वॉज मोर फेमस ड्यूरिंग द गुप्ता एज, वाइल तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज मोर earlier as well as more famous during the Mauryan age. Now contemporary rulers और Yavanas, ये कौन है भैया, Yavanas are mentioned in 13th inscription of Ashoka. अच्छा, contemporary rulers जिनको एक विशिष्ट नाम दे दिया है Yavanas, right? So Yavanas वो भी है, मतलब the rulers of the Greek, या the rulers of the land in and around Greek. So they are mentioned in the 13th inscription of Ashoka. I don't know whether it is the 13th rock edict inscription or pillar inscription. It's not very clear. Anyway, so Makmaz of Cyrene, Anikini of Macedonia, Turmaya of Egypt, Antioch of Syria. Right. So we have
we have these four contemporary rulers, Makma of Cyrene, Anikini of Macedonia. पहले दो करके याद करो. Makmas of Cyrene, Anikini of Macedonia, Turmaya of Egypt. So Turmaya of Egypt and Antioch of Syria. ठीक है, Antioch of Syria. Now this Antioch is, I think it is same who sent Demarcus to the court of Bindusara, maybe. So the contemporary rulers of Greek area, they were called as Yavanas during the Ashokan times, and there's a bit of information mentioned about them in the Ashokan 13th inscription, like Makmas of Cyrene, Anikini of Macedonia, Turmaya of Egypt, and Antioch of Syria. Right, so that is the contemporary rulers in and around Greek area. Then the earliest epigraphic evidence of land grants on the basis of religion was from the inscription of Satvahans. So land grants on the basis of religion, that practice was first started by Satvahans, while the earliest known copper plate is the Sohagura inscription that tells about the royal order to preserve grains in case of famines. Sohagura inscription में ये पहली मतलब अर्लीस्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन अगर पूछे कौन सी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो आई थिंक दैट इज़ सोहागुरा इंस्क्रिप्शन, जिसमें एक रॉयल डिक्री लिखी थी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेन्स इन केस ऑफ फेमाइंस. नाउ महास्ताना इंस्क्रिप्शन इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट which also suggested for the preservation of grains, and it came as in a royal decree by the state. So Sohagura is quite an earlier, one of the earliest inscriptions in which we can find a royal decree stressing upon the need to preserve the food grains in case of famines. And a similar decree was mentioned in the Mahastan inscription. Now rock edict number 1 that calls for prohibition of slaughter in a phased manner. Only peacock and deer were allowed to be killed, and later even these animals were banned. So question आ सकता है कि rock edict 1 में एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट तो किया था अशोका ने, लेकिन कुछ 2 एनिमल्स को अलाउ कर दिया था थोड़े समय के लिए. सो इट वॉज पीकॉक एज वेल एज डियर, बट बाद में इनका स्लॉटर भी बैन हो गया था. रॉक एडिक्ट नंबर 2 as well as 13 tells about the South Indian kingdoms, and 13th also tells about the Yavan rulers as well as Kalinga war, which was brought about a paradigm shift in Ashokan philosophy and his administration as well. So the rock edict number 13 has multiple significances. One is that it talked about the Greek rulers called Yavanas. There were 4 mentioned: Anikini of Macedonia, Turmaya of Egypt, and there was Antioch of Syria, and I think Makmas of Cyrene. So these four are mentioned in the 13th rock edict inscription of Ashoka. Similarly, 13th rock edict also talked about the southern kingdoms during Ashokan regime, and also talked about the Kalinga, very famous war. Now, second rock edict also talked about the southern Indian kingdoms along with 13th. Now, rock edict 1 prohibited animal slaughter. However, only peacock and deer were allowed to be killed initially, but they were also prohibited later on. Then 12th edict calls for religious tolerance. Okay, and Bhabru minor edict, that is located in Kolkata, is the only inscription where Ashoka has declared himself as the Raja of Magad. So Ashoka has declared himself as the Raja of Magad only in one minor edict inscription that is located in Bhabru, Kolkata region. Another minor edict, Gurjara at Datia, MP. So I don't know what is the significance of that, but there is this inscription, Gurjara inscription at Datia, Madhya Pradesh. How it is related to Ashoka, what message we get from that inscription, please Google it. So Bhabru inscription Kolkata वाले से तो ये पता चलता है कि Ashoka declared himself as the Raja of Magad. And then we have Rimandi pillar, so that was erected to mark the birth of Buddha. While there are 4 minor edicts on which personal name of Ashoka is mentioned, so there are 4 minor edicts on which the name of Ashoka as it is mentioned. So one is Netur, I don't know where is that. Then Udgolam, then Gurjara and Maski, right? So you can make a mnemonic NUGM, Nagma, that is Netur, then Udgolam. What a bizarre name. Udgolam, Netur, Udgolam, Gurjara and Maski. So these are the 4 places where we can find inscriptions about Ashoka declaring his, in fact his name verbatim is inscribed in these 4 inscriptions found in these 4 places. So it is
Nagma, NUGM, that is Natur, Udgolam, Gurjara, and Maski. Also, Rumindi pillar was erected to commemorate the birth of Buddha. While there are 4 minor edicts on which personal name of Ashoka is mentioned: Natur, Udgolam, Gurjara, and Maski. Now, Ashoka visited Lumbini in 20th year of his rule and condoned the religious tax from 1/6 to 1/8. मतलब he reduced the tax. Religious tax घटा दिया वहाँ जाके. 20th year में गया था. Now, James Prinsep was the first to study pre-Ashokan Brahmi scripts, mainly found on the stone tablets in Anuradhapura in Sri Lanka, Pipra, Sohagura and Mahastan. तो इसमें से सोहागुरा और महास्तान ये दो इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड इंस्क्रिप्शंस एंड दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ द रॉयल डिक्री टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स इन केस ऑफ फेमाइंस. एक और याद कर लो, पिपराहा, और ये अनुराधपुरा इन श्रीलंका है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद करो तो अच्छा है. नाउ जेम्स प्रिंसप वाज द फर्स्ट टू स्टडी ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स ऑफ प्री अशोकन टाइम्स. ठीक है, और कहाँ कहाँ के? ये 4 जगहों के. नाउ अदर स्क्रिप्ट्स यूज वर खरोष्टी, अरमिक, ब्राह्मी. ये 3 और इस्तेमाल किया जाता था, खरोष्टी, अरमिक, नॉट अरबिक, खरोष्टी, अरमिक एंड ब्राह्मी अलॉन्ग विद ड्यूरिंग अशोकन टाइम्स. नाउ मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात कर लें. अभी थोड़े बहुत बताए थे हमने ऊपर. सो फोकस ऑन द कैरेक्टर्स नॉट वर्ड्स. सो निमोनिक क्या है? GKL, सा, श्रा. सो आई थिंक दैट इज, व्हाट इज दैट? द सिटीज बुद्धा विजिटेड. सो G stands for Gaya, K stands for Kushinagar, then L stands for Lumbini, then K stands for Kapilavastu. Actually, K comes for the second time. So the first K is Kushinagar and the second K is Kapilavastu, and then Sad. So that is Sarnath, and then Shra. So Sarnath में धामेक स्तूपा है एंड श्रा से श्रावस्ती है जहाँ साहित महेत है. ठीक है, और ठीक है, तो ये हो गया. I don't know what is that. Let's read. He also built Gosi Trama Monastery in Kaushambi, which is near Prayagraj. So also Mahabodhi Temple Complex in Gaya. ये भी अशोका ने ही बनवाया था. और लौरिया नंदनगढ़ Statue of Buddha. I think it is in Bihar, right? So now if we see, I think they are the major rock edicts of Ashoka. तो यहाँ 8 rock edicts के बारे में बताया. देखो, गधा जो सोए शाम को. ठीक है, गधा तो ग से गिरनार, धा से धौली. धौली इज़ इन ओडिशा, गिरनार इज़ इन गुजरात. गधा जो से जोगड़. सो जोगड़ इज़ अगेन इन ओडिशा. एंड सोप्रा इज़ इन महाराष्ट्र. सो गधा जो से सो गधा जो सोए. ए से एरागुडी, दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश. पहले इतना देखते हैं. सो गधा, ग से क्या है? ग से है गुजरात और गिरनार. ठीक है. सो गधा, धा से धौली उड़ीसा. जो से जौगढ़ उड़ीसा. सोपरा महाराष्ट्र. एरागुडी. गधा जो सोए शाम, तो शाह से है शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है. और मानसहरा ये भी पाकिस्तान में है. और को से है कलसी. ना कलसी उत्तराखंड में है. ठीक है, तो ये 8 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं. जबकि अशोका का नाम कहाँ कहाँ है मेंशन, तो दैट इज़ नग्म, दैट इज़ नट्यूर, उडगोलम, गुर्जरा एंड मस्की. ठीक है, तो यहाँ 4 मतलब जगह नाम है. बाकी महस्तान और सोहागुरा इंस्क्रिप्शंस काफ़ी पुराने हैं. जेम्स प्रिंसप ने अलॉन्ग विद पिपराहा और अनुराधपुरा श्रीलंका इनको स्टडी किया था सबसे पहले. और भबरू माइनर एडिक्ट कोलकाता में है, और जहाँ पे अशोका डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द राजा ऑफ मगध. ठीक है. द 12th edict talks about religious tolerance, and Rock Edict 1 prohibition of slaughter of animals, but peacock and deer were allowed initially. And the Rock Edict 2nd and 13 talks about the southern kingdom. ठीक है. अब land grants on the basis of religion was first started by Satvahans. ठीक है, then ये हो गया. फिर contemporary Yavanas or the Greek rulers during Ashokan times, that is mentioned on which Rock Edict inscription, that is 13th Rock Edict inscription. तो इसमें Makmaz of Cyrene है, then Anikini of Macedonia, Turmaya of Egypt and Antioch of Syria. ठीक है. Then we have मौर्यास के समय कौन? तक्षशिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा फेमस थी, और गुप्ता के समय नालंदा. राइट. सो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स गया में है. गोसित रामा कौशाम्बी में है. लौरिया नंदनगढ़ स्टैचू ऑफ बुद्धा वो भी बिहार में है. नाउ GKL साशरा. आई थिंक अशोका विजिटेड दीज प्लेसेस, या फिर बुद्धा विजिटेड, आई एम नॉट श्योर. GKL साशरा. सो G stands for गया, then कुशीनगर, then लुम्बिनी, then कपिलवस्तु,
देन सा स्टैंड्स फॉर सारनाथ, जहाँ पे धामेक स्तूपा है और श्रावस्ती में साहेत माहेत स्तूपा है. ऑल राइट. देन अब ये कृत, यहाँ से हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं, बट एक बार ये देख लो. तो सबसे पहले क्या आएगा? कृतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग. ठीक है, तो त्रेता, द्वापर, कलयुग. ठीक है, तो कृता इन द ऑर्डर ऑफ कृता, त्रेता, द्वापर, कलयुग. नाउ ड्यूरिंग द 6th century BCE द टर्म आस्तिक एंड नास्तिक वर बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑन वेदास. ठीक है, पता है हमको. शंकराचार्य वॉज द ओनली वन हु टू राइट समरी ऑफ ब्रह्मसूत्र. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन प्रशस्त क्या है प्रस्थान त्राई ऑफ वेदांत इंक्लूड द उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एंड भगवद गीता. प्रस्थान त्राई, तो ट्राई है तो 3 होना चाहिए. प्रस्थान त्राई ऑफ वेदांत्स, तो इसमें देखो ब्रह्म सूत्र, एक ब्रह्म सूत्र ज़रूर आएगा, भगवद गीता आएगा और उपनिषद आएगा. प्रस्थान त्राई, आई थिंक दीज यही है. हिंदुज़म का ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो ये 3 किताब ज़्यादा सही हैं इंस्टेड ऑफ द ऋग्वेद, यजुर्वेद, वो सब बेकार है. ठीक है, तो वेदांत के प्रस्थान त्राई में कौन कौन आते हैं? कौन कौन आते हैं? उपनिषद से आता है, भगवद गीता आता है और ब्रह्म सूत्र आता है. ना ब्रह्म सूत्र वॉज फर्स्ट, उसकी समरी सबसे पहली बार शंकराचार्य ने लिखी थी. ठीक है, अब ये किष्किंध, यहाँ से हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं.